अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के दिन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो ये बड़ा सब्जेक्ट होता है, इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें और मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, और ख़ुद भी पढ़ूंगा। तो सबसे पहली स्लाइड है, लर्निंग अबाउट एल्गोरिथम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स विल हेल्प यू बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। जो आप लोग लर्न करेंगे एल्गोरिथम्स के बारे में। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम किसी भी चीज़, किसी भी मसले का, डेली लाइफ का हो या कंप्यूटर का हो, उसका जो मसला है उसको स्टेप्स में लिखना, इजी वर्ड्स में एल्गोरिथम कहलाता है। कह रहा है जब हम लोग लर्न करेंगे एल्गोरिथम्स के बारे में या डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो हम लोगों को ये किस चीज़ में हेल्प करेगा कि हम लोग एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बने, हम लोग मसाइल का हल कर सकते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कोर्स किसके बारे में है? डाटा स्ट्रक्चर, conceptual and concrete ways to organize data for efficient storage and efficient manipulation। तो ये कह रहा है कि हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कॉन्सेप्चुअल और कंक्रीट वेज हैं जिसकी वजह से हम डाटा को एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं और उनके मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? डाटा को सर्च करना, डाटा को मैनेज करना, यानी कि डाटा के रिलेटेड जो भी काम है हम वो डाटा स्ट्रक्चर के जरिए कर सकते हैं। उनको स्ट्रक्चर दे के कर सकते हैं, उनको ईजिली ढूंढ सकते हैं, डाटा किधर पड़ा है सर्च कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं उसको, और उसकी वजह से हमारे पास एफिशिएंट स्टोरेज मैनेजमेंट भी होगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ दीज डाटा स्ट्रक्चर इन द डिज़ाइन ऑफ एफिशिएंट एल्गोरिथम्स। तो ये डाटा स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास होते हैं ये हम लोग की मदद करते हैं कि हम लोग एफिशिएंट एल्गोरिथम्स बना सकें। ऐसे एल्गोरिथम बनाएं हम लोग जो कि हमारे पास हेल्प करें और हम लोगों को बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं चीज़ों का। तो यानी कि जो डाटा स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल एंड कंक्रीट वेज हैं कि हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एफिशिएंट स्टोरेज हो, एफिशिएंट मैनिपुलेशन हो। तो इस तरह से हम लोग डीएसए के अंदर इन दो चीज़ों को लेके चलेंगे, डाटा स्ट्रक्चर्स को और साथ में एल्गोरिथम्स को। डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास पहले से जो है वो मदद कर रहे हैं एफिशिएंट स्टोरेज के अंदर, और हमारे पास जो ये है और मैनिपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जब हमारे पास स्ट्रक्ट हो जाएंगी तो हमारे पास ऑलरेडी क्या आ जाएगा पीछे, एल्गोरिथम हम लोग फिर उससे बना सकेंगे जो कि हमारे पास एफिशिएंट एल्गोरिथम देगा। तो ये डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स की बात हो रही है, इसको हम छोड़ देते हैं और अभी हम लोग स्टार्ट पे आ जाते हैं जो कि हमारे पास है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या हमारे पास डाटा एंड इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। The term data and information are often used interchangeably, but they actually are not the same। कह रहे हैं हम लोग दो टर्म्स यूज़ करते हैं, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जो कि आप लोग हर जगह यूज़ करते हैं लेकिन वो सेम नहीं है। डाटा क्या है? डाटा हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल का इंडिविजुअल एंड रॉ फैक्ट एंड फिगर सेट ऑफ वैल्यूज जो हमारी होती हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? यानी जो बात हमारे पास हुई भी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, जो डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो डाटा हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल एंड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि जो नॉर्मल फैक्ट्स होते हैं वो हमारे पास डाटा, लेकिन वही फैक्ट्स जो है हमारे पास जब हम लोग उनकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है। तो रॉ डाटा इज रॉ विदाउट अ मीनिंग। डाटा का कोई मीनिंग नहीं होता, डाटा रॉ होता है। इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस डाटा टू डिड्यूस रिजल्ट और इंटरफेरेंस, जबकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास उस रॉ डाटा की वजह से आती है जिसको एक मीनिंग देती है, ठीक है, या जो कि कोई रिजल्ट निकालती है। डिड्यूस रिजल्ट्स का मतलब है यानी कि कोई ना कोई रिजल्ट निकालती है प्रोसेसिंग के बाद। अल्टीमेटली वी कैन यूज द टू कंपोनेंट्स टुगेदर टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम। कौन से दो कंपोनेंट्स को हम लोग यूज कर सकते हैं? डाटा को और इंफॉर्मेशन को साथ में यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें? प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो डाटा हमारे पास क्या है? इंडिविजुअल एंड रॉ फिगर्स एंड फैक्ट है, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं और उसी डाटे की, एंड इंटरप्रिटेशन है उसी फैक्ट की। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनको हम लोगों ने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया, इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज फैक्ट्स। डाटा कैन बी इन सर्वरल फॉर्म्स। डाटा हमारे पास सर्वरल फॉर्म्स में हो सकता है। डाटा हमारे पास बहुत सी फॉर्म्स में हो सकता है। कौन कौन सी फॉर्म्स में डाटा हो सकता है?
डाटा को भी वहाँ पर टैग्स हो सकता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, कोई भी फिगर्स हो सकती हैं, कोई भी इमेजेस हो सकती हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी ग्राफ्स हो सकते हैं, कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं। लेकिन जब तक उनके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेंगे तब तक हमारे पास वो किसी भी काम की नहीं है। समझे, ये हमारे पास कोई डाटा है, ये सारी जो मैंने डायग्राम बनाई है ये कोई डाटा है। हम लोग ये हमारा डाटा है। लेकिन जब हम लोग कोई इसमें से ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन हम निकालते हैं कि ये मैं ट्राइंगल बन रही है अंदर एक, तो ये एक ऑब्जर्वेशन होगी, ये इन्फॉर्मेशन बन गई उसी डाटा की, जिसकी पहले कोई भी हम लोगों ने उसको देखा नहीं था, इंटरप्रेट कर रहा है उसको। तो इस तरह से चीज़ें लेकर चलते हैं। अब हम डाटा की थोड़ी सी और एग्जांपल्स की बात करते हैं। डाटा एग्जांपल्स में हम कहते हैं डाटा माइट इंक्लूड इंडिविजुअल प्राइजेस, वेट्स, एड्रेसेस, एजेस, नेम, टेम्परेचर, डेट्स और डिस्टेंसेस ईटीसी। देयर टू मेन टाइप, कहते हैं डाटा कुछ भी हो सकता है, किसी की भी कोई चीज़ की प्राइस हो सकती है, उसका वेट हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है किसी बंदे की, उसकी एज हो सकती है, उसका नाम, उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी डेट्स हो सकती है मुख्तलिफ, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है किसी भी जगह से। तो दो किस्म के डाटा होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा और एक होता है क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव नाम से पता चलेगा कि इसकी क्वांटिटी क्या है, यानी कि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, जैसे कि उस बंदे का वेट एक क्वांटिटी है, एक वॉल्यूम उसकी चीज़ की किसी भी की कॉस्ट भी वो भी रुपीज़ में होगी क्वांटिटी। क्वालिटी क्वालिटीज निकला, यानी कि उसका कौन सा सेक्स है, वो फीमेल है मेल है, उसकी आई कलर कौन सी है, पिंक है, ग्रीन है, येलो है, ठीक है। खैर ये तो नहीं होती, ब्लैक, इस ब्लैक ब्राउन ज़्यादा है, ठीक है। सो वो वाली उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसका नाम क्या है, वो क्वालिटी है, ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव है वो डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है, ठीक है, जबकि क्वांटिटेटिव खाली क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर क्वांटिटी आ रही है। तो ये बात ज़रूरी है यहाँ पर समझनी। अब हम लोग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, डाटा की बात हमने काफ़ी कर ली, अब हम लोग बात करेंगे इन्फॉर्मेशन की, यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज नॉलेज गेन्ड थ्रू स्टडी, कोई भी नॉलेज जो है कि हम स्टडी के थ्रू ले रहे हैं, कम्युनिकेशन, रिसर्च और इंस्ट्रक्शन के थ्रू ले रहे हैं। यानी कि कोई भी नॉलेज जो हमारे पास गेन हो रहा है, कोई भी स्टडी करने की वजह से, कोई भी कम्युनिकेशन करने की वजह से, कोई भी रिसर्च करने की वजह से, कोई भी इंस्ट्रक्शन की वजह से। इन्फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग पीसिंग ऑफ डाटा। वही बात, यानी कि जब हम लोग डाटा को इंटरप्रेट करते हैं और एनालाइज करते हैं तब हमारे पास इंफॉर्मेशन बनती है। पहले तो डाटा कुछ भी हो सकता है, यानी कि हम लोग कहते हैं ये है, ये कुछ भी है, लेकिन जब हम लोग बाद में गौर करते हैं तो हम देखते हैं ये एक डब्ल्यू है, ये दूसरा डब्ल्यू बना हुआ है। तो ये उसके बारे में जो आम सा डाटा था उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, टेम्परेचर रीडिंग टेकन आवर सेवरल ईयर्स, यानी कि हम लोग डाटा की एग्जांपल ले रहे हैं। समझे, हम लोगों ने काफ़ी सालों से टेम्परेचर की रीडिंग्स ली हैं, वो अब हमें क्या दे रही हैं, वो हमें ये दे रही हैं, टेम्परेचर रीडिंग एंड लोकेशन ऑफ सेवरल विदाउट एनी एडिशनल कॉन्टेक्ट हैव नो मीनिंग। ये खाली हम लोगों ने रीडिंग्स ली हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब हम लोग एनालाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि सीजनल टेम्परेचर के पैटर्न यहाँ पर क्या होते हैं, ये यहाँ पर क्लाइमेट किस तरह से चेंज होता है, यहाँ पर आगे दौर में किस तरह का टेम्परेचर आएगा, क्लाइमेट किस तरह का होगा, तो वो हम लोगों को रीडिंग दे। यानी कि रॉ फॉर्म के अंदर हमारे पास डाटा कुछ भी नहीं है जब तक हम लोग उसकी उसके बारे में रिसर्च ना करें या उसको एनालाइज ना करें। ये ज़रूरी है बात समझनी। अब डाटा ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डाटा ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ कैटेगराइजिंग एंड क्लासीफाइंग डाटा टू मेक इट मोर यूजेबल। डाटा ऑर्गेनाइजेशन, और पता चल रहा है कि हम लोग उसको कैटेगराइजिंग कर रहे हैं, उसकी कैटेगरी बना रहे हैं और क्लासीफाई कर रहे हैं डाटा को, ताकि हमारे पास और यूजेबल बने, ताकि वो हमारे पास क्या बने, और यूजेबल। अब हम लोग स्टूडेंट डाटाबेस की एग्जांपल लेते हैं। समझो हमारे डाटाबेस है, उसके अंदर हम लोगों ने टॉप पे कोर्स की फाइल लगाई हुई है, पर्सनल फाइल लगाई है, फाइनेंस की फाइल। अब खाली फाइल जो है उसके अंदर हमारे पास कोर्स लिखा हुआ है, उसकी डेट, उसका जो ग्रेड्स आए, रिकॉर्ड है, स्टूडेंट के बारे में, फील्ड उसकी कौन सी है, बाइट उसकी, ठीक है, बिट कितनी है, ये सारा कुछ हमारे पास। हम लोग जब ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को, उसका हमारे को क्या फ़ायदा होता है कि वो हमारे पास क्लासीफाई इन डाटा को और इजी बना देता है, यानी कि हम जल्दी से डाटा ढूंढ सकते हैं, डाटा कहाँ है, कौन सा डाटा किधर है। तो ये मेरे पास क्या डाटा ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ये मेरे पास कहलाता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। जैसे लफ्ज़ से ज़ाहिर है डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर? आ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग। देखिए स्ट्रक्चर से पता चला है, यानी कि कोई स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज हुआ है। प्रोसेसिंग, यानी कि डाटा प्रोसेस हो रहा है। रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग डाटा,
ठीक है, यानी कि डाटा को हम लोग रिट्रीव करा रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है, एंड स्टोर उसको स्टोर कर रहे हैं। वाई वी नीड इट, हम लोग को उस डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्या है? टू मैनेज एंड अरेंज डाटा एफिशिएंटली टू सूट अ स्पेसिफिक पर्पस सच एज टू एक्सेस और अपडेट। डाटा को मैनेज करने के लिए, अरेंज करने के लिए, ठीक है, और ताकि हम लोग उस डाटा को इजीली एक्सेस कर सकें और इजीली उसको अपडेट कर सकें जब हम लोग को नई चीज़ें उसमें ऐड करनी हो। इस वजह से हम डाटा को स्ट्रक्चर करते हैं। द लॉजिकल मॉडल ऑफ अ पर्टिकुलर डाटा ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ डाटा स्ट्रक्चर। कोई भी लॉजिकल मॉडल हो, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ऑर्गेनाइजेशन, वो डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। किसी ने ए से लेकर जेड तक चीज़ों को तरतीब दी होगी, तो किसी ने जेड से ए तक दी होगी, लेकिन कोई ना कोई उसके ऊपर लॉजिक लगी हुई है। डाटा कोई से तरतीब नहीं बनी, ठीक है, और उसी को हम लोग क्या कहते होते हैं, उसी को हम लोग कहते होते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डाटा का स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर की थोड़ी और एग्जांपल करते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट and project, it is important to choose the right data structure for your project। यानी कि अगर हमारे पास समझो कि हमारा प्रोजेक्ट की हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स नहीं देखी और हम लोगों ने गलत डाटा स्ट्रक्चर चूज कर लिया, तो ये प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्टोर डाटा सीक्वेंशली इन अ मेमोरी, देन यू कैन गो फॉर द एरा डाटा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप लोग समझे डाटा को स्टोर करना चाहते हैं एक सीक्वेंस में डाटा स्टोर करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या यूज करेंगे, एरे यूज करेंगे। एरे क्या है? एरे है इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट्स। सिमिलर डाटा एलिमेंट्स का मतलब है कि सारी चीजें उसमें एक ही जैसी होंगी, ठीक है, यानी कि सारे नंबर हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सारे नंबर होंगे एरे के अंदर, ठीक है, सारी चीजें सेम है, यानी कि सेम डाटा टाइप, सेम डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सारी चीजें सेम सेम होंगी। एरे मेरे पास क्या है, सिमिलर डाटा एलिमेंट्स है, रेफरेंस्ड बाय यूनिक इंडेक्स, उनका अपना यूनिक इंडेक्स होता है। इंडेक्स देखो 0 1 2 3 4 5 इस तरह जाते रहेंगे, यहाँ पर भी जाएंगे और इस साइड पर भी जाएंगे, -1 -2, ठीक है। स्टोर इन अ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन इनकी होती हैं। 1006 के अंदर 1 पड़ा, 1007 के अंदर 5, ऐसे ये वाला पड़ा, यानी कि एक तरतीब के साथ हमारी मेमोरी लोकेशन भी होती है और इंडेक्स भी होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास एरे के बारे में बात की गई थी, यानी कि हम लोगों को देखना होता है कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को स्टोर करने सीक्वेंशली करना चाह रहे, तो हमारे पास क्या यूज़ होगा, एरे यूज़ होगा। एरेज क्या है, दोबारा थोड़ा और पढ़ते हैं कि भाई एरेज, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज अ लीनियर एरे। कहता है सबसे आसान और सिंपल जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है वो मेरे पास लीनियर एरे है। एरे इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, डाटा टू बी लीनियर इफ इट्स एलिमेंट्स फॉर्म अ सीक्वेंस। लीनियर कहा जाता है जब हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या करें, सीक्वेंस में हो, जो कि एक लाइन में सीक्वेंस में। collection of homogeneous elements in the form of index or value pairs stored in a connective memory location। homogeneous का मतलब क्या है, यानी कि सारे एक जैसे एलिमेंट्स हैं और उनकी वो इंडेक्स के अंदर स्टोर, इंडेक्स और वैल्यू के पेयर्स बना के उनको कनेक्टिव मेमोरी लोकेशन के अंदर डाला गया। यानी कि एक मेमोरी लोकेशन हम लोगों ने जिस तरह पीछे देखा 1006 है, ठीक है, तो अगली मेमोरी लोकेशन मेरे पास क्या होगी, 1007 होगी यहाँ पर, और यहाँ पर पीछे कौन सी होगी, 1005 होगी। तो कनेक्टिव हमारे पास मेमोरी लोकेशन के अंदर ये मेरे पास स्टोर हो रही है एरे में, ठीक है, और इनकी कोई ना कोई इंडेक्स और वैल्यू होती है, और इंडेक्स समझिए हम लोग दे देते हैं, इस वाली को हम लोग 0 इंडेक्स देंगे, तो इस पिछली वाली को क्या देंगे, 1 देंगे, तो इससे पिछली वाली को क्या देंगे, -1 देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास काम करती हैं एरे। अब हम लोग एरेज के अंदर और देखते हैं, एरे क्या है, अ सेट ऑफ पेयर्स, अ सेट ऑफ पेयर्स, पेयर्स क्या, इंडेक्स और उनकी वैल्यू। एरे क्या है, इंडेक्स है, यानी कि कोई भी हम लोगों ने इंडेक्स दे दिया, समझे एक को हमने दिया 0 इंडेक्स दिया, अगली को 1 दिया, और उसके अंदर कोई भी वैल्यू लिख दी, इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। इस तरह से मेरे पे एरे काम करती है। और हम लोग बात करेंगे कि एक सेकेंड, अच्छा, हाँ, तो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। फॉर ईच इंडेक्स देयर इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट इंडेक्स। कहता है हर एक इंडेक्स के लिए हमारे पास एक वैल्यू होती है जो कोई एसोसिएट कर रही होती है उस इंडेक्स के साथ, ठीक है। फॉर ईच इंडेक्स देयर इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट इंडेक्स, यानी कि कोई भी इंडेक्स है, उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू एसोसिएट कर रही होती है वहाँ पर,
यानी कि नीचे हम लोगों ने 0 1 2 3 लिखा हुआ है, 0 1 2, अंदर इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, समझे। 0 के अंदर जो मेरे पास वैल्यू पड़ी है वो 37 पड़ी है, और यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है वो 38 पड़ी है, ठीक है। और 2 के अंदर जो मेरे पास वैल्यू पड़ी है वो 40 पड़ी है। दैट्स हाउ एरे वर्क्स, ठीक है। तो कोई ना कोई इंडेक्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होगी। रिप्रेजेंटेशन इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी, यानी कि इम्प्लीमेंट एरे जो की जाती है वहाँ पर कनेक्टिव या कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी होती है उसके अंदर। यानी कि पहली मेमोरी लोकेशन आप लोग कह लें कि 1007 है, तो अगली मेरे पास 1008 होगी, और पीछे क्या होगी 1006 होगी, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल डाटा स्ट्रक्चर्स, कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। सबसे पहला डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं सेट। एक सेट क्या होता है? एक सेट मेरे पास एक चीज़ों का सेट होता है। ये किस चीज़ का सेट है? ये एक शेप्स का सेट है। फिर हम लोग एक और की बात करते हैं जो स्टैक है। फिर एक और की बात करेंगे ट्री। ये 3 किस्म के हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन एंड ऑपरेशंस एसोसिएटेड विद द डाटा टाइप। कोई भी डाटा टाइप है, उसके ऊपर हम उसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो हमें डाटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। यानी कि ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, किस चीज़ का, शेप्स का है। ये स्टैक है, यानी कि चीज़ें ऊपर नीचे स्टोर हुई हुई हैं। ये ट्री है, बना हुआ है, ये ट्री टाइप है, यानी कि चीज़ें कनेक्ट हुई हुई हैं। हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। अभी हम लोग सिंपल चीज़ों को लेके जा रहे हैं, यानी कि डीएसए डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हम लोगों ने, यानी कि हम लोगों ने ये देखा कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, एरे क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम क्या है। पीछे हमने आपको बड़ी टच किया है, उसकी टच हमारे पास की थी डाटा स्ट्रक्चर्स की थी। डाटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम हमारे पास कोई भी वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी इंस्ट्रक्शन वेल डिफाइंड फॉर्म में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम यूज होता है। ये मेरे पास क्या करता है, इनपुट्स लेता है और उनके ऊपर आउटपुट देता है, यानी कि इनपुट लेगा आउटपुट देगा। एक गुड एल्गोरिथम क्या होता है? एक गुड एल्गोरिथम के अंदर इनपुट और आउटपुट जो है हम लोग डिफाइन करते हैं प्रिसाइजली, यानी कि वो डिफाइन होनी चाहिए, क्या ये इनपुट ले रहा है, क्या आउटपुट देगा, ठीक है। यानी कि ईच स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। कहता है हर स्टेप एल्गोरिथम के अंदर क्लियर होना चाहिए, और अनएम्बिगुअस का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी डाउट्स ना हो, मतलब फुल क्लियर सिंपल वे में लिखा हो कि अगर एक एल्गोरिथम हम लोगों ने बनाना है कि बुक ओपन किस तरह करनी है, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे बुक लेनी है, ये इनपुट है। बुक खोलनी है, ठीक है, बुक पढ़नी है, ठीक है, इस तरह के स्टेप्स इसमें लिखने हैं। among many different ways to solve a problem। एल्गोरिथम जो है सबसे इफेक्टिव वे होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है, यानी कि बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट, तो ठीक है। हम लोग ये बात कर रहे थे जो एल्गोरिथम होना चाहिए वो हमारे पास इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एल्गोरिथम हम लोगों ने कभी भी कंप्यूटर कोड में नहीं लिखना, या उसके अंदर हम लोगों ने कंप्यूटर कोड नहीं लिखना, उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज का कोड नहीं लिखना। जब हम लोग कोई भी एल्गोरिथम लिखेंगे फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हम लोगों ने उसको ऐसे लिखना है कि वो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ हो। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि बात मैं क्यों कह रहा हूँ या एल्गोरिथम के अंदर क्यों है, इसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं वो हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ होते हैं, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, ऊप होती है, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, डाटा टाइप्स होती है। तो हम लोगों ने उसको ऐसे लिखना है कि डाटा टाइप्स की करैक्टर होगी जो कि हर एक के अंदर होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको चीज़ों को सेम रखना है, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम लोग उसको लिखना है। ये मेरे पास क्वालिटीज़ होती हैं गुड एल्गोरिथम की, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा है कि इनपुट आउटपुट जो हमारे पास डिफाइंड होनी चाहिए प्रिसाइजली। दूसरा ये कि हमारे पास स्टेप क्लियर होना चाहिए, एम्बिगुअस होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हमें ना नज़र आ रही जो कि हमें मुब्तला करे कि जी हाँ वाकई ये तो चेंज हो सकती है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। और एल्गोरिथम तीसरी बात यह है कि वो मोस्ट इफेक्टिव वे होना चाहिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चौथा, कंप्यूटर कोड के अंदर नहीं लिखना, और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस तरह उसको लिखना है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो यूज़ हो सके, ठीक है। तो एल्गोरिथम डिस्क्राइब इन नेचुरल लैंग्वेज सूडो कोड या डायग्राम्स के, और इसको मुख्तलिफ तरीकों के अंदर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सूडो कोड हम लोग कहते हैं रिटन फॉर्म में जो कोड होता है। क्राइटेरिया टू फॉलो इनपुट
ज़ीरो और मोर क्वांटिटीज़ एक्सटर्नली प्रोड्यूस। जब हम लोगों ने कोई भी इनपुट देनी है या कोई भी हम लोग इनपुट नहीं देंगे, ठीक है, या हम लोग एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ देंगे, आउटपुट हमारे पास हमेशा एक क्वांटिटी आएगी या एक से ज़्यादा आएगी। डिफाइडनेस हम लोगों ने उसको दिखानी होगी कि क्लैरिटी हो उसके अंदर, प्रिसिजन हो। हर इंस्ट्रक्शन जो हम लोग एल्गोरिथम के अंदर लिख रहे हैं उसकी क्लैरिटी और उसकी प्रिसिजन होनी चाहिए। फिनाइटनेस यानी कि उस हर एल्गोरिथम का जो है ना उसको स्टॉप होना होता है एक ना एक टाइम पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ना उसके स्टॉप होने होते हैं। और इफेक्टिवनेस हमारे पास उसकी कैसे पता चलेगी, ये हमारे पास बेसिक एंड एनफ होना चाहिए और फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बहुत बेसिक तरह से हम उसको लेके चलें और फिजिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर एल्गोरिथम के अंदर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इनपुट या ज़ीरो होगी या एक से ज़्यादा होगी, आउटपुट हमारे पास एक होगी या एक से ज़्यादा होगी। डिफाइनेंस होनी चाहिए, यानी क्लैरिटी वगैरह होनी चाहिए। फिनाइटनेस क्या है, यानी कि उसको हमारे पास एक फिनाइट पॉइंट के ऊपर रुकना है। नंबर ऑफ स्टेप्स कुछ होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि चलता ही जाए इनफिनाइट तक। इफेक्टिवनेस यानी कि उसके हमारी जो हर इंस्ट्रक्शन है हमारे पास बेसिक एनफ हो कि वो फिजिबल हो, ठीक है। इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एन एल्गोरिथम यूज इन अ कंप्यूटर, यानी कि हम लोग अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, हम लोग देखते हैं कि इनपुट हम लोग दे रहे हैं डूइंग टास्क, और उसके बाद हमारे पास की आउटपुट आ जाएगी। और इसके अंदर हम लोग सारे एल्गोरिथम्स के स्टेप्स लिखते हैं और इनपुट आउटपुट यानी कि स्टार्ट और स्टॉप हमारे पास इनपुट आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि वाई स्टडी एल्गोरिथम, स्टडी क्यों करते हैं एल्गोरिथम्स को। द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द कॉर्नर स्टोर ऑफ कंप्यूटर साइंस। एल्गोरिथम्स जो है ना हमारे पास वो कॉर्नर स्टोर उसको आजकल कहा जाता है कंप्यूटर साइंसेज के अंदर। एल्गोरिथम्स इज मोर देन अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस की ब्रांच से भी कुछ ज़्यादा की चीज़ है। इट इज़ द कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड ऑल इन ऑल फेयरनेस कैन बी सेड टू बी रेलिवेंट टू मोस्ट साइंस बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि हमारे पास एल्गोरिथम किसी भी चीज़ से ना ले लो यार, यानी कि बिजनेस के अंदर जाओ हम लोग कहेंगे हमारे फ्लो चार्ट किस तरह बनाना, हम लोग बिजनेस की स्ट्रेटजी किस तरह लेके जानी। साइंस के अंदर जाएंगे हम लोग फलाना केमिकल किस तरह से डालेंगे, फलानी मशीन किस तरह चलाएंगे। टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाओ, हम लोग गैजेट किस तरह से यूज़ करेंगे। हमें हर चीज़ का एल्गोरिथम चाहिए, हर चीज़ को हम लोगों ने लिखना है, हर चीज़ को हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम सिंपलर स्टेप्स हैं ताकि यूज़र तक पहुँचा सके, ठीक है। थोड़ी सी और रीजंस की बात करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट एल्गोरिथम, कहता है हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एल्गोरिथम्स के बगैर, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम तो एक इफेक्टिव सोल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का। और इफेक्टिवनेस तब तक नहीं आ सकती जब तक एक इफेक्टिव एल्गोरिथम नहीं उसके लिए डिज़ाइन करोगे। डेवलपमेंट ऑफ योर एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि जो आपके एनालिटिकल स्किल्स हैं सोचने की समझने की, वो भी आपके पास एल्गोरिथम की वजह से इंप्रूव होंगी और आएंगी। इंप्रूव द कंप्यूटर प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम यूज़ होते हैं, वही बातें चल रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक एल्गोरिथम की एग्जांपल आ गई है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या कराना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग वॉल्यूम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम किसी भी चीज़ का निकालना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग स्फेयर का लेना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग देखिए सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। और हम लोग कहेंगे आपको वॉल्यूम के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, आप लोगों को चाहिए होता है आर, रेडियस चाहिए। हम लोग वॉल्यूम यहाँ पर इक्वल होता है 4/3 मल्टीप्लाई इंटू पाई और आर की पावर 3, ठीक है। तो हम लोगों ने फार्मूला लिख दिया और हम लोग फिर लिखेंगे प्रिंट कर दो वॉल्यूम को या डिस्प्ले कर दो वॉल्यूम को। अब ये एल्गोरिथम हमें बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि हमारे पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टार्ट के लिए ये वाला बटन यूज़ करते हैं, स्टॉप के लिए भी ये वाला बटन यूज़ करते हैं, रीड आर के लिए हम लोग ये वाला बटन यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम यानी कि रीड या राइट कराना उसके लिए हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग कोई भी कमांड दे रहे हैं, कोई भी चीज़ बताना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोग ये रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर हम लोगों ने वॉल्यूम लिख दिया है, ठीक हो गया। तो अब हम सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम लोग बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम लोग हैश टैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। डिफाइन पाई अब हम लोगों ने डिफाइन कर दिया यहाँ पर कि वो वहाँ पर क्या चाहिए, 1416 आई एन टी मेन के अंदर आ जाएंगे, आई एन टी आर कराएंगे, यानी कि हम लोग को चाहिए आर। फ्लोट वॉल्यूम को फ्लोट के अंदर लिखा है क्योंकि हमारे पास किसी भी पॉइंट के अंदर आ सकता है। सी आउट हम लोग कहेंगे सबसे पहले हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर चाहिए हम लोग को, जो कि आर वो कराएगा। वॉल्यूम को हम लोगों ने फार्मूला दे दिया, उसके बाद हमारे पास सी आउट करके हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा और वो हम लोग क्या वापस कर देगा, रिटर्न 0 कर देगा, ठीक है। और अभी मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों के सामने रन करता हूँ ताकि आप लोगों को उसकी समझ भी आ जाए और सो अभी हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग करना ये चाह रहे हैं कि हम लोग किसी भी एक स्फीयर का जो है वो हम लोग निकालना चाह रहे हैं, रेडियस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखेंगे, यानी कि इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी यूज़ करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे कि पाई हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम लोग डिफाइन कर देंगे पाई की वैल्यू को, यानी पाई को हम वैल्यू क्या देना चाह रहे हैं, हम लोग कहेंगे 3 पॉइंट क्या होती है हमारी वैल्यू 3.14, समझे, हम लोग दे देते हैं 3.1457 दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग उसकी वैल्यू दे देंगे, जिस तरह आप लोग देख लें यहाँ पर हम लोगों ने पाई डिफाइन कर दिया। अब हम लोग मेन में चले जाएंगे, और मेन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको कहेंगे कि आप लें INTR ले लेना है, यानी कि रेडियस होगा, और फ्लोट हम लोग दे रहे हैं, यानी कि हम लोग कहेंगे उसको आप लोगों ने वॉल्यूम निकालना है तो फ्लोट V भी ले लो। ठीक है, अब हम लोग सी आउट सबसे पहले देंगे, हम उसे कहेंगे इंटर द रेडियस ऑफ स्फेयर, यानी कि स्फेयर का रेडियस, तो सी इन कराएगा किसको, आर को सी इन कराएगा। सो वी के लिए हम लोग फार्मूला देंगे जो कि वहाँ पर इक्वल होगा, हम लोग क्या फार्मूला होता है 4/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर ये मेरे पास फार्मूला होता है इसका। ठीक है, और 4 × 3 पाई भी नहीं, इंटू पाई इंटू ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, और सी आउट हम लोग कह देंगे आप लोग हमें दे दे द रेडियस, हम कहेंगे द रेडियस ऑफ स्फेयर, कोई भी स्फेयर है, इज इक्वल टू, हमारे पास उसका जो रेडियस आ जाएगा वो वी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या करा देगा, ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पर रेडियस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास जो है सी प्रोग्रामिंग काम करती है। और ये हमें कह रही है रेडियस आप इंटर कर रहे हैं, रेडियस 5 है समझे, तो मेरे पास उसका जो रेडियस जो सॉरी द वॉल्यूम हमारे पास जो है उसका स्फेयर का, वो मेरे पास क्या आ रहा है, वो हम लोग को दे देगा। ठीक है, एक सेकेंड, तो इस तरह से ये मेरे पास दे देगा। ओके हो गया, तो रेडियस ऑफ स्फेयर अगर हमने 2 दिया है तो उसका हमारे पास वॉल्यूम क्या आ रहा है, 25.1656 आ रहा है। इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट, अच्छा ये तो अब हम लोग ने कर लिया। उसके बाद हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स से वापस आ रहे हैं, 2 स्लाइड्स रह गई हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इंक्लूड्स लॉजिकल मॉडलिंग, यानी कि डिस्क्रिप्टिव ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, यानी कि लॉजिकल मॉडलिंग आपको चाहिए डाटा स्ट्रक्चर्स की, यानी कि आप लोग किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन चाहिए जो कि आप लोग C++ के अंदर करेंगे अभी, और एप्लीकेशन चाहिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, यानी कि आप लोग किस तरह से उसको एप्लीकेबल बनाएंगे डाटा स्ट्रक्चर्स को, या उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स की बात करते हैं, हमारे पास स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहला स्टेप्स है कि आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम है क्या, फिर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि उसकी इनपुट और आउटपुट क्या है, फिर आप लोगों ने उसके लिए सोल्यूशन को डिज़ाइन करना है, यानी कि एल्गोरिथम लिखना, दूसरा स्टेप्स है। तीसरा है कि राइटिंग अ प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मैच एल्गोरिथम स्टैंड्स। एल्गोरिथम अब आपने लिख लिया, अब आपने प्रोग्राम बनाना है इस लैंग्वेज के अंदर किसी भी, या आप लोग उसके एल्गोरिथम के स्टेप्स को मैच करें। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है, सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद क्या है कि इनपुट आउटपुट देखने हैं कि हमारे पास क्या है, इनपुट क्या देंगे, आउटपुट, फिर एल्गोरिथम, और फिर आप लोगों ने उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट स्लाइड है, इसमें कह रहा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी कि ऑल प्रोग्राम्स मैनिपुलेट डाटा कौन सी मैनिपुलेशन करेगा, प्रोसेस करेगा, डाटा को स्टोर करेगा, डिस्प्ले करेगा, डाटा को गैदर करेगा। डाटा हमारे पास क्या क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, साउंड हो सकती है। ईच प्रोग्राम मस्ट डिसाइड हाउ टू स्टोर डाटा, हर प्रोग्राम को पता होना चाहिए कि डाटा स्टोर किस तरह करना। चॉइस इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम एट एनी एवरी लेवल। ठीक है, हम लोगों ने हर लेवल के ऊपर देखना होगा कि हमारे पास प्रोग्राम किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूशन स्पीड क्या है, उसकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, किसी प्रोग्राम की मेंटेनेंस उसकी हम लोग किस तरह से करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो हम उसको डिबग किस तरह करेंगे, एक्सटेंड करना अगर हमने उसको हम पढ़ गए किसी भी प्रोग्राम को बाद में, तो हम लोग वो किस तरह से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास मिलाकर हमारे पास जो पहला लेक्चर है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का, ये हमारे पास यहाँ पर ख़त्म होता है। और फिलहाल के लिए जो हम लोग लेक्चर्स अपलोड करेंगे वो 5 लेक्चर्स होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें जो है एल्गोरिथम्स के अंदर वो समझ आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने डाटा पढ़ा, इन्फॉर्मेशन पढ़ा, डाटा स्ट्रक्चर्स की बात की, इसके अंदर हमारे पास स्टैक है, ट्री है, इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसके अंदर।
और जो हमारे पास एरेज़ हैं, अभी हम लोगों ने एरेज़ के बारे में पढ़ा, यानी कि एरेज़ हमारे पास क्या होती हैं, ये किस तरह से काम करती है, एल्गोरिथम को देखा और एक प्रोग्राम भी उसके रिलेटेड हम लोगों ने रन किया। ठीक है? तो एल्गोरिथम्स को हम लोगों ने काफ़ी डेप्थ में देखा है। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए और प्लेलिस्ट होगी पूरी इसकी, तो इंशाअल्लाह वो देखिएगा, आप लोगों को सारा कुछ समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर।